नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं से पूछूंगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से उनको घुट्टी पिलाई जाती है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन का मुखिया अलग व्यक्ति बने, सरकार का मुखिया अलग व्यक्ति बने। क्यों? ताकि संगठन जो है वो जनता से जुड़ी आवाज सरकार के मुखिया तक पहुंचा सके। लेकिन मोदी के शासनकाल में जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपनी ताकत का वो सरेंडर करती जा रही है, तो भाजपा अध्यक्ष से क्या करेंगे? राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया, सीधा आरोप लगा दिया। इतना बड़ा आरोप लगाने की हिम्मत आज से पहले किसी ने नहीं की। लेकिन जैसे ही वो आरोप लगा, मोदी घबरा गए और डरे हुए मोदी ने तुरंत फरमान भिजवा दिया। किसको? नितिन नवीन। और नितिन नवीन बाकायदा बजाय प्रधानमंत्री को सलाह देने के, आईना दिखाने के, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैदान में उतार दिया। नितिन नवीन खुद भी मैदान में उतर गए। आखिर ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने जिसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, और क्यों सभी भाजपाइयों को मैदान में उतरना पड़ा? लेकिन इस बार बड़ा सवाल है, क्या बच पाएंगे नरेंद्र मोदी इस बार? एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। जय शिव जी। दरअसल नरेंद्र मोदी के बुरे वक्त या उनका राहु काल बड़ा गंभीर चल रहा है। वो देश में सलाह देते हैं कि विदेश मत जाइए और खुद 5 दिन से विदेशों में। कहीं वो मुसलमानों पर और प्रेस पर, जाति पर फंस जाते हैं, तो कहीं वो मानवाधिकार के उल्लंघन के सवाल पर फंस जाते हैं। अब इटली पहुंचे तो उन्होंने जो टॉफी दी है, उसके बाद राहुल गांधी ने या बच्चों को टॉफी बांट दी है और उनका मजाक बना लिया। क्या हमारी विदेश नीति, क्या हमारी कूटनीति अब इतनी कमजोर हो गई? क्या हमारे राष्ट्राध्यक्ष मेलोडी टॉफी गिफ्ट करेंगे एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को? इसका मतलब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए। अडानी का अमेरिका से छूटना, अमेरिकी सांसद का खुलकर मजम्मत करना भारतीय प्रधानमंत्री का, कि नेहरू और गांधी बनने के चक्कर में मोदी ने देश का ज्यादा नुकसान कर दिया भारत का। यह अगर अमेरिका का कोई सांसद कह रहा है तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर है जो मीडिया से गायब है। एलॉन मस्क ने जो टेस्ला बनाने का भारत में कारखाने की घोषणा की थी, वो आज विधिवत बंद कर दिया गया। अब भारत में कारखाना एलॉन मस्क नहीं लगाएंगे। ये सब खबरें चली रही थी कि राहुल गांधी ने पूछ लिया कि भैया पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, चावल महंगा, गेहूं महंगा, ब्रेड महंगा, दूध महंगा, विदेश की सलाह देकर, सोना ना खरीदने की सलाह देकर विदेश निकल लिए। और उसी दौरान एक सवाल कर दिया कि जब आरएसएस के लोग आपसे बात करने आए तो उनसे पूछिए, उनसे कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। और ये आज इतना वायरल है सोशल मीडिया पर, हर तीसरे व्यक्ति की आईडी पर आपको नजर आ रहा है। और जब ये वायरल जोर से हुआ तो फिर साहिब का हुक्म हुआ जारी, फरमान हुआ जारी। पूरी भाजपा मैदान में आ गई है। एक अकेले राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी हिला दी है। पूरा विपक्ष अगर राहुल गांधी के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो सत्ता परिवर्तन का खेल यहीं से शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ताकतवर होते हैं, राहुल गांधी से बीजेपी बेचैन होती है, वैसे ही पूरे विपक्ष में तरह तरह के नेता तरह तरह के वस्त्र पहनकर निकल आएंगे, कहेंगे हम ही हरा सकते हैं भाजपा को, राहुल गांधी में दम नहीं। और यह खेल कब तक चलेगा, इसमें पिस रहा है देश का आम नागरिक। मालूम है संतोष जी, राशन की जांच हो रही है किस किस को मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें, खाद्यान्न जो हमारे पास है देश का, उसमें एक बड़ा हिस्सा सड़ा हुआ स्टॉक में चला आ रहा है। धीरे धीरे राशन खत्म होता चला जा रहा है। बटना है,
खाद मिलेगी नहीं किसान को, गेहूं की कम पैदावार होगी, राशन आएगा कहां से? संतोष जी, आखिर क्यों आज भाजपा पूरी तरीके से मैदान में आई है? और आज आरएसएस ही नहीं, वो भाजपा ही नहीं, आज आरएसएस को भी मैदान में कूदना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया है, गद्दार आरएसएस को भी बता दिया। संतोष जी। नहीं शिव जी, अब तो इसने राहुल गांधी ने जो कहा आज, आप ये समझिए, भाजपाई वोट मांगने नहीं जाते हैं शिव जी, भाजपाई जाते हैं वोट मांगने। उनको तो समझ में आ गया है भाजपाइयों को सहारा किस बात का है। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से कितने स्वयंसेवक मांगे और कितने स्वयंसेवक गली मोहल्ले में जाके लोगों के लिए घर घर जाकर लोगों को लुभाते हैं भाजपा को वोट देने के लिए। आज जो राहुल गांधी ने कहा उसको सिर्फ एक विरोधी नेता का वक्तव्य समझकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा आरएसएस के लोग जब आपके घर आए, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, आरएसएस के लोग जब आपके पास आए तो उनसे कहिए कि आपके प्रधानमंत्री गद्दार है, आपके गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। अब ये संघी किस तरह से लोगों के पास जा पाएंगे? क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि महंगाई की मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रोजगार और नौकरी के अवसर कम होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की आमदनी घटेगी या आय के स्रोत पूरी तरह से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में जो काम आने वाले सामान है, जो आटा, दाल, चावल, तेल, इन तमाम चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बिजली की बिल बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ेंगी, या तो ब्लैक में लेना पड़ेगा या कीमतें बढ़ेंगी। और इसके जवाब में जब वो टीवी चैनल को देखेंगे तो वो दिखाएंगे कि मोदी साहब टॉफी बांट रहे हैं विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। इसके जवाब में जब वो टीवी पर देखेंगे तो टीवी पर गुणगान नजर आएगा कि मोदी साहब को इतने देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। जब वो टीवी देखेंगे तो वो देखेंगे कि मोदी साहब का जय जयकार हो रहा है, यानी जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा और तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजेगी और उनके घर के पड़ोस में रहने वाले या 200-300 मकान छोड़कर रहने वाले या मोहल्ले कॉलोनी में रहने वाले लोग आएंगे और वो कहेंगे भाई साहब हिंदू खतरे में है, इसलिए कमल छाप को जिताना है। और वो अगर राहुल गांधी की बात से कन्विंस हो गया और वो ये कहने लगेगा कि कमल छाप को जिताना है, हिंदू खतरे में है, अरे पहले मानवता को तो बचा लो। आपके प्रधानमंत्री गद्दार है, आपके गृह मंत्री गद्दार है, आपके संगठन गद्दार है। अगर राहुल गांधी की इस भाषा में लोगों ने संघियों से बोलना शुरू कर दिया तो ये आरएसएस वाले भागते हुए नजर आएंगे और तब चुनाव कहां जीत पाएंगे। इस बार राहुल गांधी ने गर्दन पकड़ ली है। जादूगर की जान तोते में होती है। जो स्वयं सेवक घर घर घूमकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए काम करते हैं, उनकी गर्दन पकड़ ली है। और जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है, अंबानी अडानी, उनको पकड़ लिया है। अडानी पर लगातार वो हमलावर है और अंबानी को लेकर उन्होंने कह दिया कि देश में संकट है, रूस से सस्ता तेल खरीदकर अंबानी विदेश क्यों भेज रहे हैं, या अंबानी विदेश क्यों बेच रहे हैं, क्यों उनको ये ऐसा करने की छूट दी गई है। ये वो बात है जो इस देश के लोगों को समझ आती है, एक कॉमन सेंस की बात। आप इसमें हिंदू, मुसलमान, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, शमशान, कब्रिस्तान अलग कर दीजिए। एक कॉमन सेंस की बात है कि भैया इसी संकट का हवाला देते हुए आप हमें कह रहे हो कि हम कम तेल, गैस और कुकिंग ऑयल खर्च करें। आप कह रहे हो सोना मत खरीदो, आप कह रहे हो विदेश मत जाओ। चलिए मान लिया कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो तो आपका विदेश जाना जरूरी है और टॉफी देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी का प्रचार करना है आपको। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो हुजूर माए बाप कि जब देश में संकट है, चीनी के एक्सपोर्ट पे रोक लग गई है, तो तेल के एक्सपोर्ट पे रोक क्यों नहीं लगी है? वो तेल तो हमारे देश में बिकना चाहिए ना, आप उसको बाहर भेजने की इजाजत क्यों दे रहे हो? ये एक सामान्य सी बात है जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई है। और मोदी को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सामान्य भाषा लोगों के दिलो दिमाग पर घर कर रही है। और एक ही साथ राहुल गांधी का रायबरेली में ये कहना, दिल्ली में पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का मैदान में उतरकर इस बात को दोहराना, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई। सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर था, सीधा हमला मोहन भागवत पर था। और जिस व्यक्ति पर आज तक कोई विपक्षी राजनीतिक दल के नेता हमला करने से बचते आ रहे हो, जो संगठन और सरकार दोनों चलाता हो अमित शाह, उस पर भी राहुल गांधी का इतना बड़ा हमला, ये सीधे सीधे बता रहा है कि वो हेड ऑन करने को तैयार है, एक बड़ा मुकाबला, सीधा मुकाबला करने को तैयार है। और इसलिए
नितिन नवीन को भी मैदान में उतरना पड़ा। किसके आदेश पर, ये मैं पहले बता चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम को मैदान में उतरना पड़ा है। नितिन नवीन क्या कह रहे हैं? नितिन नवीन कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, और उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और चरित्र में दिख रही है। अब आप समझिए, वो अराजकतावादी मानसिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी नेहरू गांधी परिवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, नितिन नवीन उसकी तरफ नहीं जा रहे। आगे वो क्या कह रहे हैं कि आज हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इससे बड़ा जोक आपने सुना नहीं होगा। इससे बड़ा जोक आज की तारीख में हो नहीं सकता। किसी भी भाजपा शासित राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे दिए अगर आपका काम हो जाए तो बताइएगा। हमारे दर्शक ही स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अडानी के खिलाफ अमेरिका में क्यों मामला दर्ज हुआ था, जहां वो फाइन देकर छूटे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो क्यों इस देश की किसी प्राइवेट कंपनी को आप संकट के समय विदेश में तेल भेजने का अधिकार दे रहे हैं या बेचने का अधिकार दे रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल में क्यों हो रही है? आगे नितिन नवीन क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का काम किया गया है। आतंकवाद पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया गया, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ, लाल किले पर क्या हुआ था, इसका कहीं कोई जवाब नितिन नवीन के पास नहीं। क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? देश का जमीन अगर सुरक्षित है तो भारत और चीन की सीमा पर क्या हुआ था? आज आपसे श्रीलंका नाराज है, नेपाल नाराज है, क्यों नाराज? पाकिस्तान अब दुनिया की एक पावर बनके वो सिर्फ मध्यस्थता नहीं करवा रहा है शिव जी, वो एक तरफ अमेरिका और ईरान में मध्यस्थता करवा रहा है, समझौते की शर्तें तय कर रहा है, वहीं सऊदी अरब के साथ समझौता किया और उस समझौते को पूरा करने के लिए अपनी सेना को सऊदी अरब की जमीन पर उतार दिया है। सऊदी अरब की सीमाओं की रक्षा करना या सऊदी अरब को बचाने का काम पाकिस्तान की सेना कर रही है। उसने युद्धपोत उतार दिए, हवाई जहाज उतार दिए। अब इस दुनिया के अमीर देशों में माने जाने वाले सऊदी अरब से पाकिस्तान की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी तो भारत क्या करे? खाड़ी देशों में कितने भारतीय काम करते हैं वो हम और आप सभी जानते हैं। एक कंगाल, खस्ताहाल, बदहाल देश पाकिस्तान, मुस्लिम देशों का आप समझिए कि कितना बड़ा व्यापार उसने खड़ा कर दिया है, उसने पाकिस्तान ने, हम ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो अपनी सेना को, सऊदी अरब के साथ तो समझौता किया उसने कि संकट होगा तो हम साथ देंगे। अब तो वो अपनी सेना को रेंट पर दे देगा, जिस मुसलमान देश को संकट आया हो हमसे हमारी सेना ले जाओ, इसके बदले में हमें इतना फंड दे। पूरे मुस्लिम देशों का एक प्रोटेक्टर बनके पाकिस्तान उभर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मेलोडी चॉकलेट बांटते हैं। ये है हमारे देश की कूटनीति। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगा दिया है, अब इनके लिए, अब मोदी के लिए चेहरा दिखाना, तो मोदी तो किसी चौराहे पे जाएंगे नहीं, लेकिन मोदी का नाम लेकर जो स्वयंसेवक घर घर जाते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अगर दो चार लोगों ने भी उनके मुंह पर दरवाजा धक से भड़ाक से मार दिया और ये कह दिया कि भागो यहां से, हम इस तरह के संगठन के लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, मुलाकात नहीं करना चाहते, तो क्या? अगर गांव के बाहर, कॉलोनियों के बाहर, मोहल्लों के बाहर, सोसाइटियों के बाहर अगर इस तरह के पोस्टर लग गए कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का आना इस कॉलोनी, इस सोसाइटी, इस मोहल्ले में प्रतिबंधित है, तो फिर मोदी, शाह और भागवत क्या करें? इस तरह के हालात की तरफ क्या ये देश बढ़ रहा है? क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने अपील की है, आज जो राहुल गांधी ने कहा है, वो इतनी सामान्य बात नहीं है। बड़ा आरोप तो है, हो सकता है उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया जाए कि उन्होंने अपमान किया है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो प्रधानमंत्री इज इक्वल टू इंडिया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी होने के बीच में राहुल गांधी ने जो हिम्मत दिखाई है, उसने आज भाजपाइयों की और संघियों की कमर तोड़कर रख दी है। और इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पूरे के पूरे भाजपा के इकोसिस्टम को मैदान में उतरकर मोदी का साथ देना पड़ रहा है। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इटली में मेलोडी चॉकलेट ले जाने की जरूरत क्या थी। मेरी समझ में तो आज तक नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। मैं हंसूं कि रोऊं, मैं गुस्सा करूं कि मैं आलोचना करूं, सही बताऊं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मेलोडी चॉकलेट की क्या तुक थी शिव जी। अब हंसो, रो या समझो या न समझो, ये आप तय करिए, क्योंकि मोदी जी को तो जो कहना है वो कह दिया।
वो अपनी बात कह देते हैं, उसके बाद उनका अपना दायरा होता है, अपना सिस्टम होता है। आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भारत में ही कुछ विशेष हो रहा हो, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई का पूरे विश्व में असर दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा दिख रहा है और उसे छुपाया जा रहा है। छुपाना खतरनाक होता है संतोष जी। अगर है तो उसे सच कबूल कीजिए, उस पर ठोस उपाय कीजिए। आपने देखा होगा कोरोना में जब हम संकट में थे बुरी तरीके से, तो बड़े बड़े नेताओं ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। जो आज डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उस समय मंत्री थे, कानून मंत्री, ये खुद बीजेपी पर नाराज थे, कई पोस्ट दर पोस्ट लिख रहे थे। इन्हीं के किसी रिश्तेदार को ऑक्सीजन नहीं मिली थी अस्पताल में, कुछ नहीं हो पा रहा था। एक भी गाजियाबाद में तो आपके स्वास्थ्य राज्य मंत्री के घर पर हंगामा हो गया था, घर से नहीं निकले थे। तो कल समस्या आई तो क्या बीजेपी के नेता फिर सुनेंगे एक बार? और जब समस्या का निदान हो जाएगा तो ये मीडिया निकलेगी, मोदी जी नहीं होते तो इस महामारी में, मोदी जी नहीं होते तो इस आर्थिक मंदी के दौर में आप इस देश में जिंदा नहीं बचते अगर कांग्रेस की सरकार होती। ये शब्द कहने का इस मीडिया को अधिकार किसने दिया है? आप एक पत्रकार का चरित्र हनन कर रहे हैं, क्या वो पत्रकार नहीं है? भाई जापान के अखबार ने छाप दिया, उस पर तो चर्चा की नहीं आपने। उन्होंने कहा मोदी फेल है, मोदी की अब तक की नीतियां फेल है। अमेरिका का सांसद कह रहा है कि मोदी की नीतियां फेल हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री कितने बार कह चुके कि हम सीज फायर करा चुके हैं, वहां तो कोई बोला नहीं। क्या उससे भारत का अपमान नहीं होता जो ट्रंप रोज बोलते हैं? अगर नॉर्वे के पत्रकार के सवाल पूछने में भारत का अपमान हो गया है, तो क्या जो ट्रंप कहते हैं उससे अपमान नहीं हुआ है? मैं तो पूछना चाहता हूं इस देश के नेताओं से, इस देश के पत्रकारों से, कि इस पर खुलकर बातचीत कब करोगे? लेकिन यहां तो यह है, जो अभी आप कह रहे थे, ऊपर से साहिब का संदेश जो आता है उसे पढ़ना है, उसे ही समझना, उसी पे बात करनी। नहीं, आप ये देखिए कि लालची, स्वार्थी, घटिया विचारों वाले बुजुर्ग वरिष्ठ पत्रकार तक नॉर्वे की महिला पत्रकार के बिकनी वाले फोटो शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको बिकनी वाले फोटो शेयर करने की अगर ये होड़ शुरू हो जाएगी, तो इसमें भाजपा के कई सांसद, भाजपा के कई पूर्व मंत्री, आपको लगता नहीं कि ऐसे महिला सांसद घेरे में आ जाएंगे? तब ये क्या कहेंगे? तब ये कहेंगे महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिला सांसदों का अपमान हो रहा है। एक महिला पत्रकार जिसने सवाल पूछा, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, उसने जिस तरह का व्यवहार किया उसमें थोड़ी सी कमी है शिव जी, मैं मानता हूं उसमें थोड़ी सी कमी है। आमतौर पर जब डिप्लोमेटिक लेवल पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं दो राष्ट्राध्यक्षों में, तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप डेमोक्रेटिक, आप कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका विरोध दर्ज कराओ। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध दर्ज कराओ, लेकिन आप उस महिला पत्रकार के, कभी उसने बिकनी में कभी फोटो खिंचवाई होगी और सोशल मीडिया पर शेयर की होगी, आप वो फोटो शेयर करने जा रहे हैं। अगर ये बिकनी वाली पॉलिटिक्स पर बाकी लोग उतर गए तो फिर ये कहां भाजपाई मुंह छिपाते फिरेंगे? बहुत सारी फोटो तो इधर के भी मिल जाएंगे ना बिकनी वाले, आपको बहुत सारे फोटो होंगे। और दूसरी बात आप समझिए, इस बेसिक बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री अब राहुल गांधी ने कहा, हमें इस पर, मुझे तो आज कन्विंस हो रहा हूं मैं इस बात पे, कि मोदी ने इटली में जाकर मेलोनी से मिलने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया और कहा आर्थिक तूफान आ रहा है, विदेश मत जाइए। और खुद जेब में मेलोडी की टॉफी लेकर अपने महंगे हवाई जहाज से इटली चले गए, फिर मेलोनी को टॉफी खिलाई और रील बनाई। देखिए देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अगर मेलोडी टॉफी देने के लिए प्रधानमंत्री को इटली जाना था, तो वहां पे हमारे एम्बेसडर हैं शिव जी, उनको कह देते, वो कहीं से मंगवा के दे देते। चलो हो सकता है इटली में ना मिलता हो, इटली के आसपास के देशों में कहीं ना कहीं तो मिलता होगा मेलोडी टॉफी, वो मंगवा के दे देते। और नहीं तो मेलोडी कंपनी के मालिकों से कह देते, वो इटली में कुरियर करवा देते उनको। आधे 500 ग्राम का या 1 किलो का, पता नहीं कितने का ये टॉफी का पैकेट था, 10 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो डिलीवर करवा देते। सही बात है, इतना बड़ा तामझाम और इतना बड़ा सरकारी हवाई जहाज लेकर जाने की क्या जरूरत है? वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो अपील कर दी है, आप ये यकीन मानिए कि अभी तो भाजपा का इकोसिस्टम सामने आया है, सामने आना तो आरएसएस को भी पड़ेगा शिव, जवाब तो आरएसएस को भी देना पड़ेगा। मोदी की विदेश यात्रा का, मोदी की फेलियर का, मोदी की असफलता का,
मोदी के डरपोक पने का, मोदी के सरेंडर पने का, और जवाब आरएसएस को देना पड़ेगा नीट के पेपर लीक का भी, एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी का भी, एजुकेशन सिस्टम की तबाही का भी, जो लोग इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं उनके आरएसएस के कनेक्शन का भी जवाब तो अब आरएसएस को भी देना पड़ेगा। और फिर मैं कहूंगा कि शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक बहुत छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हम नैरेटिव सेट करते हैं। आज से नीट मामला सामने आते ही सबसे पहले आरएसएस वाला एंगल किसने उठाया था? मैंने उस बात का जिक्र किया था कि आज नहीं तो कल इसके तार आरएसएस तक पहुंचेंगे। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी बदहाली हो रही, अब सीयूटी का कल एग्जाम हुआ था एडमिशन का, ये सब चीजों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं क्योंकि बड़े लेवल पर खुलकर करप्शन करते हैं। सीयूटी का एग्जाम क्यों होता है पता है शिव जी? अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए, बीए बीकॉम बीएससी के लिए। कहां होना चाहिए ये एग्जाम? दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70-72 कॉलेज है, अच्छी बेंचें हैं, अच्छे टेबल है, कमरे में एसी लगा है, कमरे में पंखा लगा है, वहां एग्जाम होना चाहिए। कि झुमड़ू तलैया और कंझावाला में एक एबीसी इना मीना डी का नाम का इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट का न लेना है न इंस्टीट्यूट का देना है, उस गली में एक या दो गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती है, वहां आप एग्जाम करवा रहे हैं। उसको ठेका किसने दिया एग्जाम करवाने का? कल एग्जाम था, हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र के बच्चे भी थे, वो गए, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। 2 साल पहले खुद अपनी बिटिया का एग्जाम मैंने दिलवाया था। इना मीना डीका टाइप के इंस्टीट्यूट है, गली मोहल्ले में इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट कम दुकान ज्यादा लगता है, वो व्यापार के अड्डे ज्यादा लगते हैं, वहां आप इस तरह के बड़े बड़े एग्जाम करवा रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े एग्जाम वहां करवाने का सिस्टम किसने पाला? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईटी। क्या यहां पर एक संडे को आप एग्जाम नहीं करवा सकते? क्या यहां पर एक संडे मंडे को आप एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? क्या 10th और 12th के एग्जाम अच्छे कॉलेजों में नहीं होते थे, अच्छे स्कूलों में नहीं होते थे? क्या होते थे? आज भी होते हैं 10th और 12th के एग्जाम सीबीएसई के। ये कौन से तुक है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा पैसे का खेल है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा पैसा कमाने की हवस का खेल है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है दिल्ली के मेन इलाकों में, आप उसको छोड़कर इना मिना डी का टाइप के इंस्टीट्यूट में सेंटर रखवाते और फिर कहते हो पेपर लीक हो गया। ये सवाल तो उठेगा। और अब तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इस मामले की जो जांच कर रही है सीबीआई के पास जांच है, उस अधिकारी से मेरा विनम्र अनुरोध है, रुकिएगा मत, थकिएगा मत, जमाना बदल रहा है। उस एंगल तक खोद के पहुंचिए कि कौन है वो शख्स, कौन है वो असली मगरमच्छ जो इन सबको पाल रहा है, कौन है वो असली गुनाहगार। और जब तार जुड़ते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचेंगे ना शिव जी, ये देश चौंक जाएगा। इतना बड़ा खुलासा इस देश ने कभी देखा नहीं होगा। और ये 1-2 नहीं, 22 लाख का सवाल नहीं है, ये हर साल करोड़ों युवाओं के सपनों को बेचने का और सपनों से खिलवाड़ करने का सवाल है। चलिए, अब आपने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ अनुरोध किया है सीबीआई से, और देश के नागरिकों को भी बहुत कुछ सलाह दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से चाहेंगे कि आप जरूर इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए, विचार कीजिए कि राहुल गांधी और भाजपा आमने सामने खुलकर मैदान में आ गए हैं। विचार करना पड़ेगा, और ऐसे राज्य से आ गए हैं जहां कांग्रेस का बड़ा जनाधार नहीं है। विचार कीजिए और बात कीजिए। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।